गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम इसका सेकंड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नेम है पत्रकारिता के विविध आयाम। इसके हम क्वेश्चंस रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पत्रकारिता से क्या अभिप्राय है? पत्रकारिता के क्षेत्र में सभी प्रकार के समाचार पत्र व पत्रिकाएं आ जाती हैं। इसका सीधा संबंध समाचार पत्र से है। समाचार जिस पत्र में प्रकाशित होते हैं वे समाचार पत्र हैं, और जिस प्रक्रिया के माध्यम से समाचार लिखित रूप तक पहुंचते हैं उसे पत्रकारिता कहते हैं। अतः विभिन्न क्षेत्रों के समाचार का संकलन कर प्रकाशित करने वाले आधार को समाचार पत्र कहते हैं। समाचार के लिए अंग्रेजी में न्यूज़ शब्द का प्रयोग किया जाता है। न्यूज़ शब्द 4 वर्णों के योग से बनता है। N से नॉर्थ, E से ईस्ट, W से वेस्ट, S से साउथ। इस प्रकार न्यूज़ का अभिप्राय है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण अर्थात चारों ओर से मिलने वाले समाचार। फारसी में समाचार के लिए खबर शब्द का प्रयोग किया जाता है और समाचार पत्र के लिए अखबार शब्द प्रयोग किया जाता है। पत्रकारिता अपने आप में एक कला है। अंग्रेजी के लिए इसे जर्नलिज्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। जर्नलिज्म शब्द की रचना जनरल से हुई है। जनरल का अर्थ है दैनिक विवरण। हिंदी में जनरल के लिए पत्रिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसे मैगजीन भी कहा जाता है। आज का युग पत्रकारिता का युग कहलाता है, क्योंकि पत्रकारिता का अर्थ समाचार पत्र तक सीमित नहीं रहा। इसके क्षेत्र विस्तृत एवं बहुआयामी हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में दूरदर्शन, आकाशवाणी, सिनेमा आदि की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर नरेश मिश्र ने पत्रकारिता की परिभाषा इस प्रकार से दी है। समाज के लिए ज्ञानवर्धन, मनोरंजन और उद्बोधन का आधार पत्रकारिता कहलाता है। वस्तुतः पत्रकारिता समाज की सच्ची सेविका और लोकतंत्र की आधार भूमि है। विभिन्न विद्वानों ने पत्रकारिता को अपने मत एवं चिंतन के अनुकूल अलग अलग शब्दों में परिभाषित करने का सफल प्रयास किया है। डॉक्टर रामचंद्र वर्मा ने मानक हिंदी कोश में पत्रकारिता की परिभाषा इस प्रकार लिखी है: वह विधा जिसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों, उद्देश्यों आदि का विवेचन होता है, पत्रकारिता कहलाता है। महात्मा गांधी ने पत्रकारिता के व्यवहारिक पक्ष को सामने रखकर उसे परिभाषित किया है। पत्रकारिता का एक उद्देश्य जनता की इच्छाओं, विचारों को समझना और उन्हें व्यक्त करना है। दूसरा उद्देश्य जनता में वांछनीय भावनाओं को जागृत करना, और तीसरा उद्देश्य सार्वजनिक दोषों को निर्भयतापूर्वक प्रकट करना। सुप्रसिद्ध पत्रकार प्रभाष जोशी पत्रकारिता को इन शब्दों में परिभाषित करते हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रेस में यदि मैं चौथा खंभा हूँ, तो पत्रकार होने के नाते मेरा अधिकार और कर्तव्य है कि इन 3 खंभों में मैं जज करूँ। कहने का अभिप्राय है कि पत्रकारिता के द्वारा सरकार के तीनों अंगों की कार्यप्रणाली पर दृष्टि रखने का कार्य किया जा सकता है। छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा जी ने पत्रकारिता के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करते हुए इस प्रकार परिभाषित किया है: पत्रकारिता एक रचनाशील विधा है। उसके बगैर समाज को बदलना असंभव है। अतः पत्रकारों को अपना दायित्व एवं कर्तव्य का निर्वाह निष्ठापूर्वक करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पैरों के छालों में से इतिहास लिखा जाएगा। इस प्रकार महादेवी जी ने पत्रकारिता को समाज को बदलने का प्रमुख साधन बताया है। C.G. गुल्लर ने पत्रकारिता को प्रतिभा से जोड़ते हुए मूल्यांकित ज्ञानवर्धक तथ्य बताया है। उन्होंने कहा है, जर्नलिज्म इज द बिजनेस ऑफ टाइमली नॉलेज, इज द बिजनेस ऑफ ऑब्टेनिंग द नेसेसरी फैक्ट्स, ऑफ द इवैल्यूएटिंग दैम केयरफुली एंड ऑफ प्रेस्टिंग दैम फुली एंड एक्टिंग ऑन दैम वाइजली। कहने का अभिप्राय यह है कि पत्रकारिता समसामयिक ज्ञान प्राप्ति का आधार है, जिसमें विभिन्न तथ्यों का मूल्यांकन करते हुए प्रतिभा के साथ उसे प्रस्तुत किया जाता है। श्री मैथ्यू अर्नोल्ड ने पत्रकारिता और साहित्य का निकटतम संबंध बताते हुए कहा है,
पत्रकारिता को शीघ्रता से लिखा जाने वाला साहित्य कहा जाता है। डेविड वैन राइट ने पत्रकारिता को अभिव्यक्ति और लोक कल्याण का प्रमुख साधन घोषित किया है। सुप्रसिद्ध अंग्रेज पत्रकार लेसी स्टेफेंस ने पत्रकारिता को इस प्रकार परिभाषित किया है: जर्नलिज्म कंसिस्ट ऑफ राइटिंग फॉर पे ऑन मैटर्स ऑफ विच यू आर इग्नोरेंट। अर्थात जिन मामलों में आप अनभिज्ञ हैं, अनजान, इग्नोरेंट का मतलब अनभिज्ञ, अनजान, उनके बारे में याद दिलाना पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। पत्रकारिता के प्रमुख सिद्धांत को व्यक्त करते हुए किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है: जनता को वह दीजिए जिस सत्य की उसे आवश्यकता है। पत्रकारिता की कोई एक संपूर्ण एवं सटीक परिभाषा दे सकना कोई सरल कार्य नहीं है। विद्वानों ने पत्रकारिता को अपने अपने दृष्टिकोण से देखा है और उसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। वस्तुतः पत्रकारिता एक कला है, उसका कथ्य एवं शिल्प अब सब अपना है। डॉक्टर नरेश मिश्र ने पत्रकारिता की परिभाषा देते हुए लिखा है: समाजोन्नयन के लिए अपनाई गई, यानी कि समाज के उत्थान के लिए अपनाई गई विधा, जिसमें समाज की विषमताओं के दिग्दर्शन और देश विदेश के विभिन्न पत्रों के समाचार के साथ साथ ज्ञान विज्ञान की नूतन उपलब्धियों का परिचय करवाया जाता है, उसे पत्रकारिता की संज्ञा दी जाती है। तो यह थी पत्रकारिता किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, समाचार किसे कहते हैं। आज के युग में समाचार का माध्यम केवल समाचार पत्र ही नहीं रह गया। इस क्षेत्र में रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि सम्मिलित हो गए हैं। समाचार मूलतः एक घटना ही होती है जिसे पत्रकार समाचार का रूप देकर प्रकाशित या प्रसारित करता है। यहाँ समाचार की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। नंबर 2, समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। प्रेरक और उत्तेजित करने वाली हर सूचना तैयार की जाती है। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। हम यह जान गए हैं कि हर घटना व सूचना समाचार नहीं होती। इस प्रकार व्यक्तिगत तौर पर मित्रों या रिश्तेदारों से कुशल क्षेम भी समाचार नहीं होती। वस्तुतः समाचार व्यक्तिगत या कुछ लोगों के लिए नहीं, अपितु वे हजारों लाखों पाठकों, श्रोताओं व दर्शकों के लिए काम करते हैं। पत्रकार और समाचार संगठन ही किसी भी समाचार के चयन, आकार और उसकी प्रस्तुति का निर्धारण करते हैं। यही कारण है कि समाचार किसी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है तो किसी दूसरे के लिए वह गौण होता है। इसका अर्थ हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि समाचार का कोई एक परिभाषा नहीं दी जा सकती। किसी घटना, समस्या या विचार में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, उसे भी समाचार के रूप में अवश्य ग्रहण करते हैं। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि समाचार किसी भी ऐसी ताज़ी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो, जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ा। प्रश्न नंबर 3, समाचार के प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालिए। जैसे ऊपर बताया गया कि हर घटना, समस्या या हर विचार समाचार नहीं हो सकता। किसी भी घटना, समस्या या विचार को समाचार बनने की योग्यता उसका प्रभाव या उसके प्रति जिज्ञासा रखने वाले लोगों की संख्या ही होती है। कोई घटना, समस्या या विचार कब और कैसे समाचार बनती है, इसके लिए कुछ प्रमुख तत्व या कारण होते हैं। नंबर 1, नवीनता। किसी भी घटना, समस्या या विचार के लिए समाचार बनाने के लिए ताज़ी या नई होनी चाहिए। कहा भी गया है कि न्यू है इसलिए न्यूज़ है। कुछ ऐसी घटनाएं या विचार भी होते हैं जो पुराने होते हुए भी समाचार बन सकती हैं, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय कोई ऐसी जानकारी जो लोगों को पहले नहीं थी। किसी गांव के जीवन में 20 सालों में हुए परिवर्तन की सूचना भी समाचार बन सकती है। पॉइंट नंबर 2, निकटता। निकटता भी समाचार का महत्वपूर्ण तत्व है। किसी समाचार पत्र में किसी घटना को स्थान दिया जाता है क्योंकि वह उसके कवरेज क्षेत्र से घटित हुई है या पाठक, श्रोता या दर्शक समूह के कितने निकट हुई है। स्पष्ट है कि हम अपने मोहल्ले, नगर, देश प्रदेश की घटनाओं को जानने के विषय में अधिक उत्सुक रहते हैं। इस प्रकार निकटता समाचार का एक महत्वपूर्ण तत्व है। प्रभाव। किसी भी घटना का जितना अधिक प्रभाव समाज पर होगा उतना ही अधिक समाचार बनने की संभावना होगी। उदाहरण के लिए सरकार द्वारा लिए गए किसी फैसले में यदि 200 लोगों को लाभ होगा तो यह कोई इतना बड़ा समाचार नहीं होगा जितना कि उससे लाभवंती होने वाले लोगों की संख्या अगर 1 लाख से भी अधिक हो।
जन रुचि, जिस घटना, विचार या समस्या में जितनी अधिक जन रुचि होगी उसमें समाचार बनने की उतनी ही संभावना अधिक होगी। कोई भी घटना तभी समाचार बनती है जब उसके विषय में दर्शकों, पाठकों की एक बड़ी संख्या जानने की रुचि रखती है। कोई भी समाचार संगठन और पाठकों या श्रोताओं की रुचि को ध्यान में रखते हुए समाचारों का चयन करता है। अतः जन रुचि समाचार का महत्वपूर्ण तत्व है। टकराव या संघर्ष, किसी घटना में टकराव या संघर्ष होना भी समाचार होने की संभावना को बढ़ा देता है, क्योंकि टकराव या संघर्ष का सीधा प्रभाव जीवन पर पड़ता है। लोग उससे बचना चाहते हैं, इसलिए लोग उससे जानने की इच्छा रखते हैं। यथा युद्ध या सैनिक टकराव, दो टीमों के बीच मुकाबला या दो विरोधी राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक संघर्ष आदि। पॉइंट नंबर 6, महत्वपूर्ण लोगों के जीवन से जुड़ी घटनाओं के विषय में लोग जानने की इच्छा रखते हैं, यथा जैसे किसी महान नेता की बीमारी या किसी अभिनेता या अभिनेत्री अथवा क्रिकेट खिलाड़ी का विवाह करना आदि। उपयोगी जानकारी, रोज़मर्रा के जीवन को प्रभावित करने वाली सूचनाओं में भी समाचार बनने की संभावना होती है, जैसे मौसम कैसा रहा होगा, मानसून कब पहुंचेगा, स्कूल व कॉलेज की छुट्टियां कब होंगी, या आजकल हम ये कहें कि स्कूल व कॉलेज कब खुलेंगे। अनोखापन, अनहोनी व अस्वाभाविक घटनाओं में भी समाचार होने की संभावना होती है, जैसे शेर का हिरण के बच्चे के साथ खेलने की घटना अस्वाभाविक या अनोखी होगी। इस घटना या उनके चित्र को देखने के लिए पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी, किंतु ऐसी घटनाओं के संदर्भ में मीडिया को काफ़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। पाठक वर्ग किसी भी घटना, समाचार या विचार के लिए समाचार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आजकल पाठक या ऑडियंस का समाचारों के महत्व के आंकलन में प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अमीर या मध्य वर्ग के लोगों को पढ़े जाने वाले समाचारों को अधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रकार विज्ञापनदाताओं को इसी वर्ग से अधिक रुचि होती है। गरीब पाठकों की रुचि व उनसे जुड़ी खबरों को प्रसारित या प्रकाशित नहीं किया जाता। पॉइंट नंबर 10, नीतिगत ढांचा। हर समाचार संगठन की समाचारों के चयन और प्रस्तुति के लिए एक नीति होती है। इस नीति का दूसरा नाम संपादकीय भी है। संपादकीय नीति का निर्धारण समाचार संगठन के संपादक या स्वामी करते हैं। ये संगठन संपादकीय नीति के अनुकूल ही होते हैं। इसके अतिरिक्त किसी दूसरे समाचार को प्रकाशित या प्रसारित नहीं करते। संपादकीय नीति से समाचारों का चयन अवश्य करते हैं, किंतु उसको प्रमुखता नहीं दी जाती। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे लेसन 2 पत्रकारिता के विभिन्न आयाम के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुने, समझें और उसके बाद अपनी नोटबुक पर लर्न करके राइट करें। थैंक्स।